हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी जो मेन सिंप्लीफायर सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम पेपर 3 का पार्ट 1 जो है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में देखेंगे। उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, उनमें क्या क्या चीज़ें देखी जाए। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं देखिए, विशेषताओं में हर वो चीज जो आपको अर्थव्यवस्था के अलग अलग घटक में नजर आ रही है, वो सारी आपकी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब इसमें आपको कवर कहाँ से करना है? आपको उठाना है इकोनॉमी सर्वे, वहां से फैक्ट्स कवर करने हैं। इकोनॉमी सर्वे में मेनली इकोनॉमी के लिए आप जो शुरू के 2-3 चैप्टर हैं इंडियन इकोनॉमी सर्वे के, उसको उठा लीजिएगा। वहां से कुछ फैक्ट जो हैं वो सीधे सीधे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें आपको इनका डिवीजन कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका ये होता है कि हम विशेषताएं डायरेक्ट 1 to 1 करके लिख दें, एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख दें। दूसरा है हम उसका बताएं कि विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सी चीजें हैं, कम विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सी बातें हम देखते हैं, संभावित विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हम कौन सी चीजें देखते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है 2047, उसको पूरा करने के लिए हम कौन कौन सी चीजें यहाँ प्राप्त कर चुके हैं और प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। फिर एक आता है दूसरा डिवीजन। एक तो ये हो गया हमारा डिवीजन कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में और विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। दूसरा डिवीजन परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत में क्या? गरीबी, बेरोजगारी या फिर सेवा क्षेत्र में जो चीजें चल रही हैं। अब आधुनिक में क्या? व्यापार, विदेश व्यापार की क्या स्थिति है, वो आधुनिक में आ जाएगा, क्योंकि विदेश व्यापार में जो नवाचार हो रहा है वो आधुनिक में आ जाएगा। सेवा क्षेत्र जो हमारा ग्रो कर रहा है वो आधुनिक में आ जाएगा। फ्रीलांसिंग सर्विस जो हमारी ग्रो कर रही हैं वो आधुनिक विशेषताओं में आ जाएगा। इसके बाद हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है ये अभी विशेषताओं में ही हम एक डिवीजन और इस तरीके से ले सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की क्या विशेषताएं? कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी सब डिवीजन है, कृषि, मत्स्यन, खनन, सबका। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा, प्रोसेसिंग, ये सब आता है, इनकी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, ये जो सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में आती हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। प्रगतिशील और विश्व व्यापार को अलग से डिफाइन कर देंगे। विश्व व्यापार हमारा अलग से टॉपिक भी है, उसको हम वहां देखेंगे। और अलग अलग जो हमारी रैंकिंग जारी होती है, मानव विकास सूचकांक है या जो हमारा जेंडर इंडेक्स है, उन सब में भारत की क्या रैंकिंग है उसको देखना है। और जनसंख्या से रिलेटेड कुछ प्रवृत्तियां, क्योंकि भारत जो है अभी वो जननांगिकी लाभांश की स्थिति में है, मतलब उसके पास वर्कफोर्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद विशेषताओं के साथ आपको कुछ चीजें और कवर करनी है, वो है आपकी चुनौतियां और संभावनाएं। संभावनाएं मतलब हम कितनी तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, किन किन चीजों की हमें क्षमताएं हैं। संभावना का मतलब कुल मिला के हम में क्या क्षमताएं हैं, क्या हम प्राप्त करने की स्थिति में हैं, वो बताना होता है। प्रकृति, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति कैसी है? हम मूल रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था है और कल्याणकारी राज्य हैं। संविधान जो है, संविधान के डीपीएसपी वो हमारे राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विकसित भारत @47। ये टॉपिक आपको 7 मार्कर में भी मिल सकता है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको 10 मार्कर में सीधा आए। तो 10 मार्कर में आपको कुछ बेसिक डिवीजन देने हैं इससे, जैसे कि आपका आंसर और ज्यादा इनरिच लगे। विकसित भारत क्या है? विकसित भारत एक आदर्श है जिसे हम 2047 तक प्राप्त करना चाहते हैं। एक हमारा लक्ष्य है, उसकी परिभाषा बतानी है, उसका जो स्तंभ है 4 वो बताने हैं। आयाम, अब आयाम में हमें अलग अलग आयाम कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी भी चीजों पे बात कर रहे हैं। आर्थिक आयाम की बात करेंगे हम कि हमें जीडीपी का स्तर कितना रखना है, हमें हर क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रखनी है, उनकी भागीदारी कितनी रखनी है, वो। सामाजिक आयाम में समाज में जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना है। फिर इसके बाद तकनीकी आयाम और नवाचार, तकनीकी की स्थिति में हमें कहाँ तक पहुंचना है, नवाचार की स्थिति में जैसे नवाचार रैंकिंग जो जारी होती है उसमें हमें कितना ग्रो करना है।
पर्यावरणीय आयाम, पर्यावरणीय जो समस्या है इनको खत्म करके हमें किस स्थिति में पहुंचना है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस रूप में उभरना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आयाम के अंतर्गत आ जाएगा। और ये पक्ष लिखना बिल्कुल ना भूलें। अभी उभरता हुआ पक्ष है हमारा सांस्कृतिक और विरासत पक्ष। जो ये सांस्कृतिक और विरासत पक्ष है, इसमें एक बात और की जाती है सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की। तो सांस्कृतिक और विरासत पक्ष की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम राजनीति और प्रशासन में क्या आदर्श लेकर के चल रहे हैं। ये हम भले ही इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं विकसित भारत @47, लेकिन हमें उसके अलग अलग आयाम कवर करने हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या प्रयास किया। अब प्रयास में देखिए क्या करेंगे हम, हर क्षेत्र में जो भी प्रयास किया जा रहा है वो भारत को विकसित बनाने के लिए किया जा रहा है। तो हर क्षेत्र के प्रयास हम सारे प्रयास इसमें लिख सकते हैं। अलग से हमें इसके लिए प्रयास नहीं करने हैं। इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, हर क्षेत्र में हमने अलग अलग प्रयास पढ़े हमारे चारों पेपर में। उन चारों पेपरों का कंपाइलेशन हम इसमें प्रेजेंट कर देंगे। इसमें हमें प्रयास को डिवीजन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, योजनागत, संस्थागत, संविधान के अंतर्गत क्या है, संवैधानिक, नीति के अंतर्गत क्या है, नीति अलग से कौन सी आई है, और जन भागीदारी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जन भागीदारी। सफलता सूत्र, सफलता सूत्र, ये सफलता सूत्र एक कॉमन सूत्र है जिसे आप कहीं भी बता सकते हैं, क्योंकि अब पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान करना है, जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्र को मजबूत करना है, जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। नवाचार करना है आपको, सुशासन लेकर के आना है, तब विकसित भारत होगा। ठीक है, क्या क्या, जन भागीदारी हो, नवाचार हो, सुशासन हो। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। चुनौतियां हर क्षेत्र की एक, जैसे हमने 5 आयाम देखे, उन 5 आयाम को विकास करने में, उन 5 आयाम में हमें आदर्श स्थिति पर पहुंचने में क्या चुनौतियां आ रही हैं। एक एक आयाम की उठा करके लिखेंगे तो 5 हो जाती हैं, और 2-2 लिख देंगे तो सीधे हमारी 10 चुनौतियां हो जाती हैं। अलग से हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैल्यू एडिशन के लिए हम IMF, वर्ल्ड बैंक का डेटा यूज कर सकते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे कि हम किस तरह ग्रो कर रहे हैं। अब ये डेटा कैसे ऐड करेंगे, हम बताएंगे कि देखिए हम प्रति व्यक्ति आय में जो हमारा बेस ईयर था 2012-13 तब यहाँ पर थे, अब हम ग्रो करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जो हमारी 1,46,000 की जो आय है वहां तक पहुंचे हैं। भारत की जो आय है 97,000 स्थिर मूल्य पर वहां तक पहुंचे। तो ये जो वैल्यू एडिशन है वो इकोनॉमी सर्वे से उठाइएगा। निष्कर्ष, अपन अन्य लक्ष्यों के साथ इसको जोड़ सकते हैं कि विकसित भारत के साथ और क्या क्या लक्ष्य हमने लिए हैं। हमने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य लिया है और जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य लिया है। हमने कुछ लोगों के निदान के कुछ लक्ष्य लिए हैं। तो वो सारे लक्ष्यों को जोड़ देंगे कि हमारे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर हम लेकर के चलेंगे तो हम हमारे आदर्श तक 2047 तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है क्षेत्रीय योगदान हमारे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का। ये MP में पूछा गया था एक बार सीधे सेवा क्षेत्र का योगदान, और उसका आंसर क्या था, 39.6 के अप्रोक्स था परसेंटेज। लेकिन अब 7 नंबर में क्या हम इतना लिख करके छोड़ देंगे, नहीं, हमें कुछ और चीजें ऐड करनी होंगी। तो हम सबसे पहले डेटा बताएंगे कि GDP में क्या योगदान है, GDP में पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या योगदान है परसेंटेज में। जैसे कि एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, लगभग 18% है, इंडस्ट्री एरिया का 24 के अप्रोक्स है, और 52 के अप्रोक्स इंडियन इकोनॉमी सर्वे में अप्रोक्स इतना योगदान है। इसके बाद हमारा जो रोजगार है, रोजगार में कितना योगदान दे रहा है वो सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है, कृषि क्षेत्र। कितने % लोगों को दे रहा है या कितने नंबर ऑफ पर्संस को दे रहा है। व्यापार और वाणिज्य में क्या योगदान, जैसे कृषि क्षेत्र का व्यापार वाणिज्य में क्या योगदान हो सकता है। कुछ जो है वस्तुएं, हम कृषि उत्पादित वस्तुएं व्यापार कर रहे होंगे, किसी कंट्री को भेज रहे होंगे, तो वो इसमें आ जाएगा। ग्रामीण विकास में क्या योगदान है, अब ग्रामीण विकास में किसका योगदान सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हमारी कृषि ग्रो करती है वैसे वैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र ग्रो करता है। दूसरा उद्योग, अब उद्योग से कैसे जोड़ेंगे हम, जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग है, MSMEs हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होते हैं,
उनका विकास करना है हमको। महिला सशक्तिकरण, अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे उद्योगों का संचालन कर रही हैं, तो हम महिला सशक्तिकरण भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। समाज के विभिन्न पक्षों का विकास कर सकते हैं, और अदर क्षेत्र जो भी आपको याद आए। अब 6 से 7 ये हो गया। अगर आपका 7 मार्कर में एक क्षेत्र का योगदान होता है, 7 पॉइंट तो आपके सीधे सीधे ये हो गए। हेडिंग डाली आपने, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। प्रयास क्या किए जा रहे हैं, अब सेम डिवीजन हमारा हमेशा यही रहेगा। एक फिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक पेपर में किसी चीज के लिए प्रयास कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एक या दो। 2 क्वेश्चन प्रोबेबली नहीं पूछे जाते हैं सेम पैटर्न पे, और अगर पूछे भी जाते हैं, और अगर 7 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 मार्कर में यदि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्यतः 10 मार्कर में ही सीधे सीधे सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो उनका डेटा चेंज हो जाएगा। हमारा भले ही ड्राफ्टिंग सेम रहे, लेकिन उसका डेटा पूरी तरह चेंज रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे सिलेबस में कुछ योजनाएं दी गई हैं। अब जो सिलेबस में डायरेक्ट योजनाएं दी गई हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊंगी कि विकासपीडिया जो हमारी साइट है, गवर्नमेंट साइट, वहां से आप सीधे सीधे डेटा ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप नोट्स या कोई बुक प्रेफर कर रहे हो, उसमें डेटा कम हो। ठीक है, क्या क्या हम यूज करेंगे, प्रारंभ कब हुआ, उद्देश्य क्या है उसका, टैगलाइन, जैसे जो हमारी सिंचाई योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये उसकी टैगलाइन है। तो इस तरीके से टैगलाइन कुछ होती है योजनाओं की। नोडल एजेंसी या मंत्रालय कौन है, ये फैक्ट नॉर्मली लोग मिस कर देते हैं, और ये सामान्य फैक्ट है। कोई स्वास्थ्य की योजना है, स्वास्थ्य मंत्रालय, नगर विकास की योजना है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। तो ये सामान्य फैक्ट है, सबको याद रहता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, याद होने के बावजूद भी एक फैक्ट भूल जाते हैं। फिर हम क्वेश्चन को इलेबोरेट करने के चक्कर में या तो कोई फैक्ट रिपीट हो जाता है, या फिर हम जो उतना महत्व नहीं रखता वो फैक्ट लिख देते हैं। इसके बाद आपको प्रावधान बताने हैं, उसके लाभार्थी कौन होंगे, ये फैक्ट भी हम यूज नहीं करते। अब बताइए मिड डे मील का लाभार्थी कौन होगा, स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे होंगे मिड डे मील का लाभार्थी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये लाभार्थी वाला सेक्शन हमें ऐड करना है। कोई कृषि से संबंधित योजना है, उसका लाभार्थी कौन होगा, किसान होंगे। विशेषताएं उस योजना में क्या क्या है, उस योजना की विशेषताएं, लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कुछ डिसाइड किया गया है, ये हमारा टॉप, हमें यहां पहुंचना है। उद्देश्य, हमें क्या क्या करना है, और एट द एंड हमें कहां पहुंचना है वो बताता है लक्ष्य। उद्देश्य के अंदर ही एक लक्ष्य, मतलब ये मान लीजिए ये लक्ष्य, और उसके आसपास की बहुत सारी चीजों को ऐड करके उद्देश्य बन जाता है। उपयोजनाएं संचालित होती हैं, जो हम छाता विधान पढ़ते हैं कि ये एक छाता विधान है, जैसे कि हमारा NRHM एक छाता विधान है, उसमें हम आशा कार्यकर्ता भी लेके आए, हमने जननी सुरक्षा योजना भी लेके आए, संजीवनी योजना भी लेके आए, जिसमें संजीवनी एम्बुलेंस चला रहे हैं। तो छाता विधान जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारी उप योजनाएं होती हैं। तो हर योजना में कौन कौन सी उप योजना, जैसे कि यहाँ मुद्रा योजना में उप योजनाएं हैं। ठीक है, उसकी रणनीति क्या है, रणनीति अगर आपको अलग से नहीं मिल रही है, तो जिस क्षेत्र की योजना है, जैसे उद्योग से संबंधित कोई योजना है, तो उद्योग के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, ये सामान्यतः आपको पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिए रणनीति क्या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद योजनाओं के अंतर्गत कोई अभियान संचालित किया जा रहा है, कोई कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, बजट में क्या राशि आवंटित की गई है, ये उन योजनाओं की देखनी है जो डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन्ड है, बजटीय राशि उसे कितनी आवंटित की गई है, सीधे सीधे ऐसा फैक्ट पूछे जा चुके हैं। योजनाओं की प्रगति और कवरेज, इसमें उस योजना का लाभ कितने लोगों को मिल चुका है, या फिर उसकी स्थिति वर्तमान में कैसी है, और कितने लोगों को अभी मिलना बाकी है। उसकी उपलब्धियां, तो देखिए यहाँ पे आप कवरेज करेंगे ना, इसी को पॉजिटिवली आप उपलब्धियों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं फिर, लेकिन ये पॉइंट अगर आप हटा रहे हैं तो, नहीं तो सेम पॉइंट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है कृषि मूल्य नीति। कृषि मूल्य नीति कृषि के मूल्य निर्धारण से संबंधित नीति है। इसमें मूल्य निर्धारण सबसे पहले तो कैसे किया जाएगा, हम जानते हैं कि समिति के माध्यम से, फिर
जो CSEP है उसके माध्यम से मंत्रालय मूल्यों की घोषणा करता है। इसके लिए संस्थाएं CSEP है, नाफेड है, बाजार इनाम, APMC मंडी, APMC एक्ट आया था मंडियों के लिए, मॉडल APMC एक्ट। फिर किसान कल्याण। चुनौतियां क्या हैं? अब कृषि मूल्य निर्धारित करने में चुनौतियां क्या हैं? तो हमें पता है कि हर बार विवाद होते हैं मूल्य निर्धारण से संबंधित, तो वही इससे संबंधित चुनौतियां हैं कि जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वो सभी को एक्सेप्ट नहीं होते हैं। इसमें क्या नवाचार किया जा सकता है? जैसे जो संधानम कमेटी आई थी, या एग्रीकल्चर संबंधित जो 2004 में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या कहा था कि 150% मतलब 100% लागत प्लस 50% उनको एक्स्ट्रा मनी दिया जाना चाहिए, मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उपाय, जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए। अब किसान आंदोलन इसी से संबंधित, देखिए मूल्य नीति निर्धारित की, उसमें कुछ मूल्य निर्धारित किया, उससे किसान असंतुष्ट है, तो अभी कंटिन्यूअस ये चर्चा का विषय है। ये 7 मार्कर में भी डायरेक्ट आ सकता है, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ 10 मार्कर में पूछा जा सकता है, 2 सेगमेंट के रूप में। एक सेगमेंट कुछ और हो सकता है। और किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन का बेसिक कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, बेसिक चीजें तैयार कर लीजिएगा। WTO में देखिए कृषि मूल्य नीति के निर्धारण में, कृषि मूल्य के निर्धारण में एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो हमारा WTO का एग्रीमेंट है। जैसे हम ट्रिप्स और ट्रिम्स पढ़ते हैं, वो भी WTO के एग्रीमेंट्स हैं, उसी तरह एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी है। तो इसको हमें देखना होता है। आलोचना, क्या समस्याएं हैं हमारी मूल्य नीति में। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ विवाद उत्पन्न हो रहे हैं किसानों के साथ, तो वो क्यों हो रहे हैं, कोई तो कारण होगा। अब जो कारण है वही हमें आलोचनाओं में बताना है कि ये समस्याएं हैं, इसलिए इस नीति में निरंतर विरोध होता रहता है। उपलब्धियां वर्तमान में, उपलब्धियां किस रूप में कि कृषकों को क्या क्या लाभ मिल चुका है, वर्तमान स्थिति वो कहां तक पहुंच चुके हैं। और महत्व, देखिए महत्व MSME निर्धारित किया आपने, MSP निर्धारित किया आपने, अब ये MSP अगर नहीं होता तो जो हमारे व्यापारी हैं उनकी मोनोपोली होती, और वो एक सभी व्यापारी मिलकर अगर कोई निम्नतम मूल्य निर्धारित कर लेते तो उस पे भी कृषक देने को शायद मजबूर हो सकते थे। लेकिन MSP निर्धारित होने से क्या लाभ हुआ कि एक निर्धारित मूल्य उन्हें अपनी उपज का मिलने लगा, तो वही इसका महत्व है, भूमिकाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कृषि स्टार्टअप। इसमें आप कुछ स्टार्टअप, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स के नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से स्टार्टअप है उनके नाम देख लीजिएगा, उनकी लिस्टिंग कर लीजिए। स्टार्टअप होता क्या है, एक निर्धारित मूल्य की कंपनी को स्टार्टअप कहा जाता है, ठीक है। उस निर्धारित मूल्य को देख लीजिएगा। फिर इसके बाद विशेषताएं क्या हैं इसकी स्टार्टअप की, स्टार्टअप कब बनते हैं, कब कहे जाते हैं स्टार्टअप। फिर कौन कौन से स्टार्टअप हैं MP में, ये दोनों सेगमेंट में देखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे 2 नंबर में पूछे भी जा सकते हैं। इंडिया में कौन कौन से स्टार्टअप हैं जो फेमस हैं, और MP में कौन कौन से स्टार्टअप हैं। इसके बाद स्टार्टअप का क्या महत्व है, इकोनॉमिकली क्या महत्व है, रोजगार के क्षेत्र में क्या महत्व है, इस तरीके से। और कहीं ना कहीं स्टार्टअप यदि छोटे क्षेत्रों में लग रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लग रहे हैं, तो वो विकास में भी योगदान करते हैं। नवाचार में, अब कोई स्टार्टअप आपने देखा होगा, मैक्सिमम जो स्टार्टअप होते हैं वो नवाचार पर आधारित होते हैं, तो नवाचार में क्या योगदान है। और क्षेत्र आधारित स्टार्टअप, उनके नाम अलग अलग क्षेत्रों के, एग्रीकल्चर में कौन से हैं, उद्योग में कौन से हैं, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर उनके नाम पढ़ेंगे। इसके बाद इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, जो किसी छोटे उद्योग की होती है वही इसकी कार्यप्रणाली होती है। और लाभ, इसके अलावा चुनौतियां, चुनौतियों में क्या आएगा, वही स्किल्ड लेबर, जो हम सामान्यतः पढ़ते हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है, फाइनेंस की चुनौती है हमारे पास। और क्या हो सकती है, मानक से संबंधित चुनौतियां हो सकती हैं,
जो हम कॉमनली चुनौतियां पढ़ते हैं किसी भी उद्योग की। स्टार्टअप क्या है? एक छोटा उद्योग जो शुरू हो रहा है नया नया। तो जो किसी उद्योग की चुनौतियां हैं वही इसकी भी चुनौतियां होंगी। फिर है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। इसको, ये अलग टॉपिक है, लेकिन हम इसको अगर इक्वल लेकर के चलें फूड प्रोसेसिंग के तो कुछ चीजें कॉमन निकल के आएंगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करना, उनका मूल्यवर्धन। देखिए, मूल्यवर्धन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। प्रकार क्या होती है प्रोसेसिंग के? सेम। विशेषताएं क्या हैं? अब विशेषताएं क्या हो सकती हैं एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की? मूल्यवर्धन संबंधित विशेषताएं हो सकती हैं, उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं वो विशेषता हो सकती है, उससे क्या लाभ हो रहा है, प्रोडक्ट की वेस्टेज नहीं हो रही वो हो सकता है, इसका महत्व क्या है। क्षेत्र, अब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में आप एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? अनाज होता है, फल होते हैं, इसके बाद सब्जी होती है, पोल्ट्री भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में उसके क्षेत्र, और इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर आप महत्व बता देंगे, इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर आप विशेषताएं बता देंगे। मतलब आप बेसिक यहाँ से लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में कौन कौन सी चीजों की प्रोसेसिंग होती है, उसके आधार पर आप बाकी चीजें डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब आता है समाधान या सुझाव। तो एक उद्योग के जो समाधान होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमने देखा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग मतलब ये अलग टॉपिक है, बहुत अलग टॉपिक है, और उसमें हम अलग चीजें ढूंढने लगते हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में कोई यूनिट स्थापित की जा रही है जो प्रोसेसिंग कर रही है, एक उद्योग जैसी होगी, उसका कच्चा माल जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, इसलिए वो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हो गई। तो अब उसके आधार पर क्या बेसिक चुनौतियां हो सकती हैं? हो सकता है कि वो कच्चा माल क्वालिटी का नहीं हो सकता है कि वो कच्चा माल जब तक इंडस्ट्री पहुंचे तब तक खराब हो जाए। जो एक सामान्य उद्योग की समस्याएं होती हैं वही इसकी समस्याएं होती हैं, और उसी के आपको उपाय करने हैं, उसी के समाधान बताने हैं आपको। तो इसको हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर से कंटेंट उठाएंगे, थोड़ा सा इंडस्ट्री से, और उसका ही लगभग मिक्स करके इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक नीतियां या कोई भी नीति। हमें औद्योगिक नीति जो है वो मेन हमारी है 1991 की, जिसमें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन चीजें हम लेकर के आए थे। इससे पहले की औद्योगिक नीतियां 1948 की जो है या इसके बाद की जो नीतियां हैं उनमें क्या बातें की गई थी? उद्योगों का डिवीजन, लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या थी, ये चीजें। और सिर्फ छोटे छोटे सेगमेंट में, कभी अगर इससे पूर्व की नीतियां पूछ ली जाए तो 7 मार्कर में आप लिख पाए एक नीति में 2 से 3 मेन पॉइंट क्या है उसके, वो कवर करेंगे आप। 1991 की नीति कवर करेंगे, एलपीजी पॉलिसी, और एक नीति में आपको क्या कवर करना है। सिर्फ हम क्या करते हैं, नीति कब आई, उसका उद्देश्य क्या है और उसके प्रावधान क्या है, खत्म। नहीं, नीति पहली बात तो कब लाए, फिर क्यों लाए, उसका उद्देश्य होगा कुछ, उसका कोई ना कोई नोडल मंत्रालय होगा, प्रारंभ वर्ष होगा, उसके कुछ प्रावधान होंगे। ठीक है, इसके बाद इसके लक्ष्य क्या हैं, कब तक हमको कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, अर्थव्यवस्था की किस स्थिति को प्राप्त करना है हमें, विशेषताएं क्या हैं इसकी, और चुनौतियां। चुनौतियां क्या हैं? जो विकास में बाधाएं हैं, जो हमारे औद्योगिक विकास की बाधाएं हैं, वही हमारे इस क्षेत्र की चुनौतियां हैं, नीति की चुनौतियां हैं। उसके बाद नीति का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन के स्तर पर चुनौती है। नीति के अंतर्गत कोई योजना संचालित की जा रही है। अब बताइए मुझे, औद्योगिक नीति है 1991 की, हमने लिबरलाइजेशन खत्म किया, लिबरलाइजेशन लेके आए, लाइसेंस खत्म किया, तो वो किसके अंतर्गत किया? नीति के अंतर्गत। कोई अभियान चला रहे हैं हम उद्योगों के लिए, किसके अंतर्गत? मतलब इस नीति के आने के बाद जो भी कार्य उद्योग के क्षेत्र में किया जा रहा है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपको अलग से कुछ नहीं है। जो भी योजना लेकर के आए उद्योग के लिए, फंडिंग के लिए लेके आए, या किसी भी तरीके की कोई योजना लेके आए, वो किसके अंतर्गत आई? नीति के अंतर्गत। और ये सिर्फ औद्योगिक नीति नहीं, सभी नीति के लिए यदि आप ये पॉइंट बना रहे हैं, नीति के अंतर्गत संचालित योजनाएं, अभियान, कार्यक्रम, तो उस नीति के आने के बाद जो भी कार्यक्रम किए गए
वो सारे किस में आ जाएंगे, उस नीति के तहत संचालित में, क्योंकि हम किसी भी चीज का ड्राफ्टिंग करते हैं ना मॉडल के, हाँ हमको क्या करना है, हमने बना दी 1991 की पॉलिसी। अब जो कुछ भी किया जाना है वो किसके तहत किया जाएगा, इसमें क्या लक्ष्य रखे गए हैं, इसमें क्या ना कार्यनीति निर्धारित की गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप संभावनाएं बता सकते हैं और भविष्य में विकास बता सकते हैं कि और क्या किया जा सकता है आगे, जो वे फॉरवर्ड है उसको बता सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा, आतिथ्य और पर्यटन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर करेंगे। इसके बाद हमारा आता है विदेशी मुद्रा वाला टॉपिक। विदेशी मुद्रा में आपको कैसे प्राप्त होती है, किन रूप में प्राप्त होती है, एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये 3 माध्यम है। रोजगार में क्या योगदान देता है ये पर्टिकुलर जो विदेशी मुद्रा है। देखिए विदेशी मुद्रा इन्वेस्ट होगी, कोई यूनिट लगेगी, कोई यूनिट लगेगी तो रोजगार सृजन होगा। सेवा निर्यात से हम वस्तुएं, अभी हमारा जो निर्यात है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ से हमें प्रॉफिट में क्या है, हमारा सेवा निर्यात का क्षेत्र प्रॉफिट में रहता है। क्यों, क्योंकि हम सेवाओं का निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। वस्तु निर्यात, वस्तु निर्यात हमारा नेगेटिव में रहता है। क्यों, क्योंकि हम वस्तुएं ज्यादा बुलाते हैं। अब देखिए वेपन्स वगैरह जो ज्यादा कीमत की चीजें हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो अनाज है या कुछ चीजें टस्क वगैरह ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वस्तु निर्यात नॉर्मली नेगेटिव में रहता है और सेवा निर्यात हमारा वो सेवा व्यापार जो है वो पॉजिटिव में रहता है। अब इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, विदेशी मुद्रा के लिए हम चीज ब्रांडिंग कर रहे हैं चीजों की, जो हमारा ओडीओपी है इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं हम। क्यों, कि हमारे जो क्षेत्रीय चीजें हैं वो भी वैश्विक स्तर पर पहुंचे। फिर इसके बाद संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। संस्कृति के प्रचार से क्यों कर रहे हैं हम, इससे विदेशी व्यापार में क्या लाभ होगा। देखिए जब आपका कल्चर लोगों तक पहुंचेगा, हमारे कल्चर में क्या साड़ी का कल्चर है, हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती है, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, तो वहां पे व्यक्ति हमारी वेशभूषा को, हमारे पहनावे को, हमारे खान पान को प्रमोट करेगा। इसलिए जब भी हमारे यहाँ कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो उनके स्वागत में क्या किया जाता है, जैसे इस बार जो है हमारा राष्ट्रपति भवन, उसमें मिलेट प्रोडक्ट्स यूज किए गए थे फूड में। तो हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं ताकि लोगों को उस चीज के बारे में जानकारी मिले और उसकी मांग बढ़े वैश्विक स्तर पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण। देखिए मानकीकरण मतलब कि एक स्टैंडर्ड निर्धारित करना कि क्वालिटी इसकी इस स्तर से नीचे की नहीं होगी, और जब उस स्तर की क्वालिटी किसी प्रोडक्ट में मिलती है तो उसको एक स्टैंडर्ड मार्क प्रोवाइड किया जाता है। अब मानकीकरण की आवश्यकता क्यों है, अब जैसे हम सब लोग हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, जैसे हम बिस्लैरी का वाटर यूज करना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका एक मानक निर्धारित है, उसका टीडीएस लेवल उससे ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से कि आवश्यकता क्यों है, क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बता सकते हैं आवश्यकता। फिर आर्थिक क्षेत्र में कि एक चीज का मानक अगर निर्धारित होगा तो उसकी क्वालिटी निर्धारित होगी और उसका जो क्रय विक्रय है वो बढ़ेगा। उद्देश्य क्या है इसका, वस्तुओं का मानकीकरण के लिए कौन कौन से मार्क्स दिए जाते हैं, एग मार्क है, हॉल मार्क है, आईएसआई मार्क है, ये सारे, ये सीधे सीधे ये जो सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स सीधे पूछे जा सकते हैं आपसे। इनके बारे में 2 नंबर में क्वेश्चंस आ सकता है कि एग मार्क क्या है। ठीक है, सेवाओं का मानकीकरण, स्टार रेटिंग जो की जा रही है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारा जो है फसाई फूड के लिए करता है, आईएसआई करता है इंडियन स्टैंडर्ड, बाकी चीजों के लिए बीईई जो है वो ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है। और यही जो स्टार रेटिंग होती है ना, हम कहते हैं एसी कूलर पंखा इतने स्टार की रेटिंग का है, तो वो कौन देता है, बीईई। ठीक है, तो सेवाओं का मानकीकरण, इनको स्टार रेटिंग देना। फिर इसका महत्व क्या है,
महत्व क्या है, लोगों को जागरूकता होगी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, लोगों में जागरूकता होगी कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए स्वास्थ्यकर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद मानकीकरण के संस्थान, ये सीधे सीधे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और फसाई, विशेषताएं बताएंगे हम इनकी। इसके बाद इसकी भूमिका बता देंगे उपभोक्ताओं के संरक्षण में, मतलब हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हमारे संरक्षण के लिए। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आपने अधिकतर देखा होगा कि कुछ हमारे प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कंट्री में जाने के बाद वापस आ जाते हैं क्योंकि वहां पे वो मानक के अनुरूप नहीं रहते। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मानक के अनुरूप होना चाहिए, जिससे एक तो उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल ना हो। ठीक है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट बाहर गया और उसमें क्वालिटी नहीं पाई गई जो क्वालिटी वहां एक्सपेक्ट की गई थी, तो इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। इसके बाद है नेक्स्ट कराधान, यूनिट 2 कराधान और नीति परिदृश्य। इसमें आपको राजकोषीय नीति पढ़नी है, लेकिन इसका फैक्ट आपको इकोनॉमी सर्वे से कवर करने हैं। क्या होती है राजकोषीय नीति, इसके घटक क्या क्या है, उद्देश्य क्या है राजकोषीय नीति का। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होगा, अर्थव्यवस्था को बैलेंस में बनाए रखना, जो मुद्रा का प्रवाह है उसको नियंत्रित करना, जन कल्याण करना, जो भी हमारे सामान्य उद्देश्य हैं, जो हमारे संविधान में उद्देश्य बताए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में उद्देश्य बताए गए हैं। अब उपकरण क्या होते हैं राजकोषीय नीति में, क्या क्या, ये सीधे सीधे उपकरण में से उपकरण का 2 मार्क क्वेश्चन आ चुका है। बजट नीति, राजकोषीय नीति में एक प्रमुख घटक क्या है, बजट। इसके बाद टैक्स, सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति, क्योंकि हमारी जो आय है वो व्यय से कम होती है तो हमें ऋण लेना पड़ता है, तो उससे संबंधित नीति। निवेश विनिवेश से संबंधित नीति और घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था, अभी भारत जिस स्थिति में वहां पे घाटे की वित्त व्यवस्था एक अच्छी चीज मानी जाती है क्योंकि अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। जब हम विकसित अर्थव्यवस्था में आएंगे तब घाटे की, हमारा बजट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, घाटे का नहीं होना चाहिए। प्रकार, एक्सपेंशनरी मतलब विस्तारवादी, कॉन्स्ट्रक्शनरी मतलब संकुचनशील। इसका महत्व क्या है राजकोषीय नीति का, तो राजकोषीय नीति क्यों लेके आई जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को बैलेंस बनाए रखने के लिए, विकास की एक निर्धारित दर को बनाए रखने के लिए। तो उसका महत्व क्या होगा, सेम। लेकिन इसमें चुनौतियां क्या हैं, अब भारत सरकार लगभग 19% ऋण ले रही है बजट का, एमपी गवर्नमेंट लगभग 29% के समथिंग ऋण लेती है। ये एक चुनौती है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम ऋण ले रहे हैं और इसको हमें ब्याज के साथ चुकाना है, तो ये एक समस्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर देखेंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये पहली बात तो ये निर्धारित कौन करता है, इसके घटक कौन से हैं, इसके घटक कौन से हैं। अब राजकोषीय नीति कौन निर्धारित कर रहा है, सरकार निर्धारित कर रही है। सरकार का जो बजट होता है, आय व्यय होता है, वो राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। वही मौद्रिक नीति आरबीआई निर्धारित करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो घटक है वो उसके मात्रात्मक गुणात्मक 2 प्रकार के होते हैं। एफआरबीएम एक्ट 2003, इसमें कुछ जैसे घाटे के लिए 3% की सीमा निर्धारित की गई है। तो इस तरीके के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनका उल्लेख आप कर सकते हैं इसमें राजकोषीय नीति परिदृश्य में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बजट, केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट में घटक क्या क्या होते हैं, राजस्व बजट, इसमें राजस्व प्राप्तियां आएंगी और राजस्व व्यय आएगा। अब राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां जो देयताएं उत्पन्न नहीं करती, मतलब इसको आपको लौटाना नहीं है, जैसे कि आपका टैक्स का पैसा आया, इसको आपको किसी को वापस नहीं देना है। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति जो देयताएं उत्पन्न करती है या फिर संपत्ति की हानि करती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपने विऔद्योगिकरण, सॉरी, आपने प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया आपने किसी कंपनी का, आपने किसी कंपनी का निजीकरण किया,
जब आपने किसी कंपनी का निजीकरण किया तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे जो आपको रेगुलर इनकम जो राजस्व आय के रूप में प्राप्त हो रही थी वो अब नहीं होगी। एक बार में जो वित्त मिला लेकिन आपकी संपत्ति कम हो गई। तो राजस्व और पूंजीगत में यही अंतर होता है। ये टर्म्स आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में 2 मार्कर में 7 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। अब इनमें आपको एक चीज और करनी है कि राजस्व प्राप्तियों के स्रोत कौन कौन से हैं। कर है, डिक्री है, पंचाट है, ये सब चीजें। राजस्व व्यय के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, राजस्व व्यय जिससे कुछ अर्न नहीं हो रहा है, और पूंजीगत व्यय जहां कोई संपत्ति का सृजन हो रहा है। तो पूंजीगत व्यय अच्छा माना जाता है लेकिन राजस्व आय अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे संपत्ति का सृजन में जैसे आपने सड़क बनाई या कोई उद्योग स्थापित किया तो उसके लिए जो व्यय होता है वो पूंजीगत व्यय होता है। और इस व्यय से जो है पूंजीगत व्यय से आपको आगे आने वाले समय में कुछ राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाला है, रेगुलर आय प्राप्त होने वाली है। तो इस चीज को आप थोड़े से अच्छे से देख लेंगे, इनके स्रोत भी बहुत अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन। पहले इसमें घाटे की अवधारणा है, तो घाटे ये 2 मार्कर में आप इनको तैयार करेंगे फॉर्मूले के रूप में। जिस सकल राजकोषीय घाटा क्या है तो इसका फॉर्मूला। राजकोषीय घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, तो इसके फॉर्मूले तैयार करेंगे कि पर्टिकुलर आय जैसे राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय राजकोषीय घाटा। तो ये जो एक लाइन के फॉर्मूलाज हैं इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा हर घाटे में। प्राथमिक घाटा इंपॉर्टेंट है और प्रभावी राजस्व घाटा भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी भी आपको कवर करने हैं। इसके बाद लोक व्यय के प्रकार। लोक व्यय क्या होता है, इसी को हमारे सिलेबस में सार्वजनिक व्यय बोला गया है। जो भी व्यय हमारी गवर्नमेंट कर रही है डेवलपमेंट के लिए वो इसी के अंतर्गत आएगा। उद्देश्य के आधार पर विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय होता है। ऐसे व्यय जो विकास कार्यों में खर्च किया जा रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया आपने या फिर कोई जैसे हॉस्पिटल बना दिया, उद्योग लगा दिया, वो। गैर विकासात्मक व्यय आपने किसी की पेमेंट जैसे जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट की तो वो विकास के लिए नहीं किया जा रहा है खर्च। प्रकृति के आधार पे राजस्व है कि पूंजीगत है, कोई पूंजी का सृजन कर रहा है तो वो पूंजीगत है, पूंजी का सृजन नहीं कर रहा है तो वो राजस्व है। लाभार्थी के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है पेंशन के रूप में या फिर अप्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है जैसे सब्सिडी है। सब्सिडी अप्रत्यक्ष लाभ देते हैं। सब्सिडी जो जैसे जो उर्वरक सब्सिडी होती है वो अप्रत्यक्ष होती है तो वो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगी। लेकिन वहीं गैस सिलेंडर सब्सिडी प्रत्यक्ष होती है तो वो प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आएगी। लोक व्यय उद्देश्य क्या है, विकास करना, अर्थव्यवस्था को विकास करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। इसके क्षेत्र क्या है, तो जो सामान्य क्षेत्र होते हैं हमारे सामाजिक आर्थिक वो वाले। समस्याएं क्या है लोक व्यय के साथ, लोक व्यय में हमारे समस्या क्या है, सबसे बड़ी हमारा पूंजीगत व्यय कम और राजस्व व्यय ज्यादा है, और राजस्व आय हमारी कम है, पूंजीगत आय ज्यादा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, उनको आप देख लेंगे। कराधान नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कराधान। कराधान में आपको कर क्या होता है, ये एक अनिवार्य देय राशि होती है जिसके प्रतिफल में आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कर की क्या विशेषताएं होती हैं, लचीले होने चाहिए कर, ठीक है, इनकी मात्रा कम होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है इसको लिया जाना, सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना। प्रकार क्या है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में उदाहरण इनको पर्टिकुलर जो है जीएसटी को तो आपको 7 to 10 मार्कर में तैयार करना है अलग से। फिर जो बाकी हमारे कर हैं इनको भी 2 नंबर में तैयार करेंगे आप। भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली है, लचीली कर प्रणाली है। इस तरीके से क्या क्या विशेषताएं। अब नॉर्मल विशेषताएं पढ़ेंगे कर प्रणाली की, इन्हीं में से हम देख लेंगे कि भारत में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बाद चुनौतियां क्या है कर प्रणाली की,
हमारे यहाँ कर चोरी हो रही है, काले धन पे कर नहीं मिल पा रहा है, और इस समस्या के समाधान के उपाय क्या हैं, प्लस इसके लिए प्रयास क्या किए गए हैं। अब प्रयास में विमुद्रीकरण जो किया गया था हमारा, वो क्या इसके लिए प्रयास नहीं था कि काला धन समाप्त हो जाएगा और जो भी धन है वो वापस से काउंटिंग में आने लगेगा। ठीक है, इसके बाद मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, इसका परिचय। मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है, मौद्रिक नीति समिति कौन सी होती है, और ये जो आरबीआई एक्ट है उसकी किस धारा के तहत होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रकार वही संकुचनवादी और विस्तारवादी सेम ही है राजस्व नीति। इसके उपकरण मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक में आपका आएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SCRR, SLR, ये जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ते हैं ये इसमें आ जाएगा। गुणात्मक में कुछ अन्य नैतिक दबाव या न्यूनतम मात्रा निर्धारण जो किसी भी लोन वगैरह के लिए होता है वो। वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन क्या होता है, जो भी लोग हैं उनको वित्तीय सुविधाएं, बैंकिंग, बीमा, ये सुविधाएं प्रोवाइड कराना। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए उसका उद्देश्य सामान्यतः यही है कि जितने भी लोग हैं वो बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो जो हमारा धन है उसकी काउंटिंग प्रॉपर हो सकेगी, काले धन की मात्रा कम होगी, या फिर एक जो अर्थव्यवस्था से धन बाहर है वो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि महिलाएं सामान्यतः घर में कैश रखते हैं। अब वो कैश रखा हुआ है, वो अर्थव्यवस्था में उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जब उसी को हमने बैंक, जैसे हमने वित्तीय समावेशन में जनधन खाते खुलवा दिए, वो पैसा कहाँ गया, बैंक में। बैंक ने क्या किया, या तो उसको लोन दे दिया या उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, लोन के थ्रू भी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अब वो पैसा क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जाएगा और वो मुद्रा का सृजन में सहयोग करेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, वही है महत्व, सेम। फिर प्रयास, तो प्रयास क्या किए हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जितनी भी योजनाएं बीमा और बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करा रही हैं वो सारी की सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। से लाभ क्या होगा, जो अनुपयुक्त जो मनी है, जो धन है, वो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। चुनौतियां क्या हैं, हमारी 70% आबादी जो है 69 पॉइंट समथिंग है, पर इंडियन 68.6%, ये है हमारी इंडियन ग्रामीण आबादी। अब ये ग्रामीण आबादी जो है वो धन इन्वेस्ट करती ही नहीं है बैंक में, उनके पास एक तो जागरूकता नहीं है, और जब कोई घोटाला बड़ा सुनने में आ जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सुझाव, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब जैसे मोबाइल बैंकिंग जो शुरू हुआ है, ये मोबाइल बैंकिंग भी इसी में आएगा, प्रयास में मोबाइल बैंकिंग। अब सुझाव क्या है, लोगों को जागरूकता, मैक्सिमम लोगों को हमने मोबाइल बैंकिंग से जोड़ दिया। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं थे उनको भी हम धीरे धीरे, अब आप देख रहे हैं गाँव में भी धीरे धीरे स्ट्रीट वेंडर वगैरह मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं। अब मोबाइल बैंकिंग यूज करने से क्या हो रहा है कि जब स्ट्रीट वेंडर अमाउंट मोबाइल बैंकिंग से लेने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग भी उसका यूज करने लगेंगे, क्योंकि कैश कैरी करना थोड़ा रिस्की होता है। वर्तमान में आंकड़े की क्या स्थिति है, कितना हम लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ चुके हैं, कितने जनधन खाते खोल चुके हैं, ये वाला आपका आ जाएगा वर्तमान आंकड़ों में। इसके बाद अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नगद लेन देन। देखिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में भी होता है नगद लेन देन, लेकिन जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में होता है, हमने कोई चीज छोटी मोटी चीज खरीदी उसके लिए नगद लेन देन दिया, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष होंगे, ठीक है, कुछ नकारात्मक पक्ष होंगे। हम नगद लेन देन करते क्यों हैं, क्योंकि लिक्विडिटी उसको इजी होती है उसकी, लेकिन जो अमाउंट होता है हमारा पेटीएम, पेमेंट बैंक्स वगैरह, इन सब का उसकी लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में उसको यूज करना उतना इजी नहीं होता है। नगद लेन देन के कुछ पॉजिटिव पक्ष होंगे लेकिन कुछ नेगेटिव पक्ष भी होंगे। इसी टॉपिक के साथ आप
ऑनलाइन पेमेंट वाला टॉपिक भी कवर करेंगे, उसके क्या पॉजिटिव हैं, उसके क्या नेगेटिव हैं, उसके लिए कौन कौन से ऐप गवर्नमेंट ऐप संचालित हैं, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का भी शायद एसबीआई का भी कोई ऐप है। फिर गरीबी बेरोजगारी क्षेत्रीय असंतुलन कॉमन टॉपिक है, इसमें जो तैयार करना है ये तो आप कॉमन चीजें हैं, इसमें आपको डेटा तैयार करना है और डेटा में भी वर्तमान स्थिति तैयार करनी है, प्लस दूसरी चीज क्या तैयार करनी है इसमें आपको, इसमें ग्राफ तैयार करने हैं कि 2000 में क्या स्थिति थी हमारी, फिर 2010 में क्या स्थिति थी, 2015 में क्या स्थिति थी हमारी, 2020 में क्या स्थिति थी और 2025 में क्या स्थिति थी। इस तरीके से ग्राफ की बड़ी है या कम हुई है, उसमें क्या परिवर्तन या क्या प्रवृत्ति आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद विदेशी व्यापार, विदेश व्यापार इसका मूल्य कितना है, मतलब कितनी मतलब मौद्रिक रूप से कितना मूल्य है उसका, कितने आयात कितना निर्यात कर रहे हैं हम। संरचना क्या है, आयात में आप किन चीजों को आयात कर रहे हैं, कौन सी वस्तुएं कौन सी सेवाएं, निर्यात में हम किन का निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, सेम। फिर दिशा, दिशा किन कंट्रीज में कौन सी चीजें जा रही हैं, निर्यात किन देशों को ज्यादा किया जा रहा है और आयात किन देशों से ज्यादा किया जा रहा है। इनके हम जो सीक्वेंस है 5 कंट्री का आप लोग मिनिमम याद करेंगे, निर्यात में कौन सी 5 कंट्री टॉप पर है, आयात में कौन सी 5 कंट्री टॉप पर है। साथ ही साथ आपको वस्तुओं में भी 5 वस्तुएं टॉप पर कौन सी हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हम आयात करते हैं, निर्यात में हम जो हमारे हीरा है या फिर कीमती पत्थर है वो निर्यात करते हैं। तो इसमें 5-5 वस्तुएं आप याद करेंगे। ठीक है, मूल्य तो आपको याद करना ही है कि आयात का मूल्य क्या है, निर्यात का मूल्य क्या है और टोटल मूल्य क्या है, उनमें से भी कंट्रीज के साथ मूल्य कितना कितना है। और ये जो 2023 की पॉलिसी है इसको आप देखेंगे, इसमें सेम कोई भी पॉलिसी में जैसे हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, कब प्रस्तुत की गई, इसके लक्ष्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के तहत आप 2023 की पॉलिसी, ये 2020 में आनी थी लेकिन लेट हो गई थी कोविड के कारण, 23 में प्रस्तुत की गई। इसमें जैसे कि जो देश, जो हमारा अभी सेज का कॉन्सेप्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है, उनको चेंज करके देश का कॉन्सेप्ट ले आए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लस इसमें जो सिटीज की बात की गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कौन सी हैं, उनका नाम क्या है, इस तरीके के प्रावधान आपको इसमें कवर करने हैं। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन। निर्यात प्रोत्साहन क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना है। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, आयातित जो वस्तुएं हैं उनका हमें हमारी कंट्री में उत्पादित विकल्प को खोजना है। ये क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। निर्यात प्रोत्साहन क्यों, जिससे हमारा विदेशी व्यापार में पॉजिटिव स्थिति में आए हम। और आयात प्रतिस्थापन क्यों, क्योंकि हमारा आयात कम हो और हमें स्थानीय जो चीजें हैं उनकी बिक्री बढ़े। महत्व क्या है, इसके लिए क्रिया प्रयास किए गए हैं। तो हर चीज का हम विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं उनका क्या विकल्प तलाश रहे हैं हम। सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं वेपन्स, तो हमने वेपन्स अपने यहाँ पे ही जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू अपने यहाँ टेक्नोलॉजी बुलवा करके हम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम जो अंतरिक्ष मिशन है इसके लिए हम टेक्नोलॉजी या कुछ चीजें पहले आयात करते थे, तो हमने उस क्षेत्र में प्रयास किया। तो जो हम पीछे विदेश व्यापार में पढ़ेंगे, हर उस पदार्थ को जिसको हम आयात कर रहे हैं उसका प्रतिस्थापन हमने क्या विकल्प देखा है या क्या विकल्प हम चूज कर चुके हैं उसको हम यहाँ कवर कर लेंगे। सेम चीज निर्यात हम क्या कर रहे हैं और उसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे कि ओडीओपी की ब्रांडिंग कर रहे हैं हम, या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटीज बढ़ा रहे हैं, तो उस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप इंटीग्रेट करके पढ़ लेंगे। चुनौतियां क्या हैं वो देखेंगे, क्यों हम आयात प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं, निर्यात संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं उस स्तर का जिस स्तर का किया जाना चाहिए। संस्थाएं, संस्थाओं का बेसिक स्ट्रक्चर सब जगह सेम है, लेकिन इनका लिखते समय आप ध्यान रखें कि यदि आपसे केवल कार्य पूछा गया है तो आप इंट्रो
इंट्रो के बाद कार्य बताएंगे उसके, और इस साइड वाला जो पेज का हिस्सा है उसमें आप उसकी स्थापना बता सकते हैं। अगर आपने स्थापना इंट्रो में बता दी है तो उसकी संरचना वाला सेक्शन आप यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि जब भी आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इधर का स्पेस, अगर आप सेंटेंस मेकिंग करके नहीं लिख रहे हैं तो इधर का स्पेस प्रोबेबली बच जाता है। और भारत की भूमिका ये अलग से 7 मार्कर में तैयार भी करनी है, प्लस आप इसको यहाँ पे कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो ये हेडिंग्स बनाई हैं इनका उद्देश्य है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है उसके अलावा भी आपको चीजें याद रहेंगी, और इनमें से पर्टिकुलर एक एक हेडिंग, स्थापना से 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, स्थापना से अपने आप में 2 मार्कर बन सकता है, उद्देश्य से 2 मार्कर बन सकता है, गठन संरचना से 2 मार्कर बन सकता है, कार्य से 2 मार्कर भी बन सकता है, 7 मार्कर भी बन सकता है। प्रासंगिकता आप लोग अधिकतर छोड़ देते हैं। आपने किया कि एक बुक उठाई, इसमें जो जो फैक्ट मिले आपने उसको पढ़ लिया, बाकी चीजें आपने छोड़ दी। तो ये चीजें आपको कवर करनी है। प्रासंगिकता आपको कवर करनी है कि कोई अगर इंस्टीट्यूशंस है, जैसे WTO है, अगर वो अस्तित्व में है तो क्यों है वर्तमान में। प्रासंगिकता क्या है, उसकी वर्तमान में अस्तित्व होने का कारण, कुछ तो कारण होगा, वही उसकी प्रासंगिकता है। भारत में भूमिका, ये पॉइंट नॉर्मली बुक्स में नहीं रहता और हम इसको स्किप कर देते हैं, और जबकि यह क्वेश्चन के रूप में सीधा क्वेश्चन उठ करके आता है कि WTO में भारत की क्या स्थिति है, टिप्पणी कीजिए। तो आपको एक ड्राफ्टिंग दी जा रही है, उस ड्राफ्टिंग में कंटेंट आपको खुद फिट करना है। GDP MP के संदर्भ में मैं MP इकोनॉमी में आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इकोनॉमी सर्वे को फॉलो कीजिए। और इकोनॉमी सर्वे का अगर कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेक्चर तो ठीक है, नहीं तो मेरा 2 सालों का एक्सपीरियंस ये है कि मैंने सीधे इकोनॉमी सर्वे साइट से डाउनलोड किया, उसका प्रिंट निकलवाया और उसको पढ़ लिया। सीधे सीधे क्वेश्चन मुझे यहाँ से मिलते हैं हर बार सीधे क्वेश्चन। जो इकोनॉमी सर्वे की हेडिंग है वही हेडिंग आप क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ क्वेश्चन में मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर में। तो इकोनॉमी सर्वे आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत मोटा जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, लगभग 700-800 पेज तक की, लेकिन आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़ते हैं। एक तो जैसे आपका सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है, लास्ट चैप्टर जो है आपका सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सर्वे का, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको सिर्फ कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम हेडिंग के फॉर्मेट में ही दिए हैं, आपको अलग से पूरा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग भी अगर आप इसकी उठा लेंगे तो आप जो फर्स्ट पेपर है आपका हिस्ट्री, वहां पे लिख सकते हैं। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो मैंने अभी बात की थी सांस्कृतिक पक्ष की, वहां पे लिख सकते हैं। क्यों संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका आंसर इस चैप्टर में मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ संस्कृति हमारी प्रवृत्ति को नहीं बताती है बल्कि उसका एक आर्थिक महत्व भी है। जैसे कि दक्षिण भारत का कल्चर इतना एनरिच है, लोग उसको देखने जाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन बढ़ेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, इसी तरह जो फर्स्ट चैप्टर होता है ब्रीफ वाला, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो राजकोषीय नीति वाले होते हैं, इनको आप लोग जरूर से पढ़ेंगे। बाकी जो चैप्टर हैं उनकी हेडिंग देख लीजिए, ज्यादा डीप मत जाइए, और अगर कहीं लग रहा है कि हाँ ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है तो उसकी डिटेलिंग देख लीजिए। जैसे कि ऊर्जा नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति और तकनीकी विकास से संबंधित जो नीति आई थी इकोनॉमी सर्वे में जैसी दी गई है, सेम क्वेश्चन आया 2021 में, मैंने इकोनॉमी सर्वे पढ़ा हुआ था, एज इट इज उठा करके मैं लिख आई, जबकि वो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इकोनॉमी सर्वे पढ़िए आप, और हर बार का फॉलो कीजिए इकोनॉमी सर्वे, जब तक आप उस जो मैजिकल PDF है उसमें जो चमकता हुआ आपका नाम ना आ जाए तब तक इकोनॉमी सर्वे को फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें आपका दिमाग खुलेगा, डायमेंशन चीजें खुलेंगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब आया, ये सितंबर 2020। इसके मूल मंत्र 5 मूल मंत्र हैं, 4 स्तंभ हैं, इनकी डिटेलिंग करेंगे, 8 मिशन है, इनको पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, उद्देश्य यही है। अब वो कैसे कैसे बनाना है, उनके उद्देश्य के 3-4 पॉइंट ले लेंगे।
फिर ओडीओपी, ओडीओपी सबको पता है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले लेकर के आया था, फिर उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट लेके आया और उसी को लागू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका इतिहास भी देखेंगे आप ओडीओपी का। उत्पादों का श्रेणीकरण देखेंगे। श्रेणीकरण से क्या, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, इस तरीके से जो 4 श्रेणियां हैं उनको देखेंगे। वर्तमान स्थिति, कुल उत्पाद कितने हैं हमारे यहाँ, 38 हैं और 55 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हैं। विशेषताएं क्या है ओडीओपी की, प्रयास क्या किए जा रहे हैं, तो ओडीओपी की ब्रांडिंग की जा रही है, यूनिटी मॉल्स बनाए जा रहे हैं। लाभ क्या होगा, अब जो किसी कल्चर की चीजें हैं वो जब लोगों के सामने आएंगी तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो उसको जानते हैं, तो वो उन लोगों के लिए आर्थिक रूप से लाभकर होगा और किसी की संस्कृति दूसरों तक पहुंचेगी, और जो हमारे यहाँ एक गैप है कल्चरल गैप लोगों में वो कम होगा। संभावनाएं क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि इतनी वैरायटीज हैं हमारे पास तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, वही हमारी संभावना है। मध्य प्रदेश के जिले और उत्पाद करने हैं, औद्योगिक उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, कृषि उत्पाद सभी। अब इसमें एक चीज और करना है, इसको याद करने के लिए आप बनाएंगे एक मैप इंडिया, एमपी का सॉरी, और इसमें सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, या फिर आप एक मैप जो आता है ना मार्केट से उसको ले लीजिए और उसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट में, आई होप आप लोगों ने प्रीलिम्स में सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देख ली होगी, और उन डिस्ट्रिक्ट में उन प्रोडक्ट्स के नाम लिख लीजिए। सेम प्रोडक्ट्स के नाम सेम कलर से लिख लीजिए जिससे कि इजी हो जाए आपको कि हाँ कोदोकुट की डिंडोरी का भी है, मंडला का भी है, यहाँ का भी है, वहां का भी है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखिए 38 प्रोडक्ट्स हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ प्रोडक्ट रिपीटेड होंगे। सरसों मुरैना भिंड दोनों का है कि नहीं, टमाटर कई जिलों का है, 2 से 3 जिलों का है, जबलपुर और उसके आसपास नरसिंहपुर वगैरह का। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट रिपीटेड हैं, तो जो मैप है उसमें अलग अलग कलर से उसको लिख लीजिए, सेम प्रोडक्ट को सेम कलर से लिख लीजिए तो इजी हो जाएगा आपको याद करना। इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो चुका है हमारा, ओडीओपी हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन। जो चीजें हम कृषि में पढ़ते हैं सेम चीजें पढ़नी है, क्या है इसके घटक क्या हैं। जैसे उद्यानिकी में घटक क्या होंगे, पुष्प, फल और फूल, उनका महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है। जो एग्रीकल्चर की चुनौतियां हैं वही इन टॉपिक्स की चुनौतियां हैं, लगभग संभावनाएं भी एग्रीकल्चर के समान है। इसमें विशेष क्या करना है आपको उसकी बात करते हैं आप। इकोनॉमी सर्वे से सीधे सीधे डेटा उठाएंगे हम, किस चीज का उत्पादन कितना हो रहा है, कितने मीट्रिक टन मिलियन टन उत्पादन है, प्लस उसमें वृद्धि क्या दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में और पिछले 4 से 5 वर्षों की तुलना में। इकोनॉमी सर्वे में सीधे के सीधे ग्राफ दिए हुए हैं, उन ग्राफ को एज इट इज आपको तैयार करना है। ये जो ग्राफ इकोनॉमी सर्वे में डायरेक्ट दिए हुए हैं इनको आप डायरेक्टली पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी सक्सेस का मूल मंत्र, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आपको उस चीज में डेडिकेशन देना होगा और डिसिप्लिन बना करके रखना होगा, अनुशासित रहना होगा। यदि आपने सोचा है कि आपको इतने समय में वो टारगेट कंप्लीट करना है तो करना है। आप मत 100% कर पाइए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 90% तक तो जाइए, 80% तक जाइए। अगर आपने किसी दिन सोचा है कि 1 यूनिट खत्म करनी है, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसका 1-2 टॉपिक छूटे। ऐसा ना हो कि 1-2 टॉपिक ही पढ़ पाए 5 टॉपिक में से, बाकी छूट गया। नहीं, अगर किसी यूनिट में 5 टॉपिक है और आपने सोचा है कि इसको आज पूरी रिवाइज करना है तो आप 3 से 4 टॉपिक तक तो पहुंचिए। और वो कैसे आएगा, बिना अनुशासन के नहीं आएगी वो चीज। तो अनुशासन बनाए रखिए, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए जो मेंस की जर्नी है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके साथ बने रहेंगे। आपकी समस्याएं
हमारे समाधान, आपकी सफलता। थैंक यू एवरीवन।